हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास को समझेंगे दोस्तों कि इसे कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, इसे बांटने का आधार क्या है दोस्तों, और प्राचीन इतिहास में भारत का नामकरण किस तरीके से किया गया दोस्तों, और भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं दोस्तों, इसके बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो इतिहास से कम्पिटिटिव एग्जाम में दो तरीके से सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है दोस्तों भारत का इतिहास से, और दूसरा सवाल बनता है दोस्तों विश्व का इतिहास से। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों भारत का इतिहास, उसके बाद विश्व का इतिहास को देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो भारत का इतिहास में इसे तीन भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला है प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास मेडिएवल हिस्ट्री, और तीसरा है आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इतिहास को जो बांटा गया है उसको बांटने का आधार क्या है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों तो इतिहास को बांटने का आधार, तो बात करें तो इतिहास का जो विभाजन हम लोग करते हैं दोस्तों, उसका सबसे मेन आधार है घटनाएं दोस्तों। क्या है दोस्तों? घटनाएं। इतिहास के विभाजन का सबसे मेन आधार घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं दोस्तों? तो ऐसी घटनाएं दोस्तों जिससे किसी भी देश के समाज में परिवर्तन नजर आता हो, या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नजर आता हो, राजव्यवस्था में परिवर्तन, इन तीनों में अगर परिवर्तन नजर आए ऐसी किसी घटना से, तो उसी घटना के आधार पे ही इतिहास का विभाजन देखने को मिलता है। और इसी के आधार पे ही भारतीय इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में बांटा गया है। चलिए दोस्तों आगे और समझते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो प्राचीन इतिहास में, तो प्राचीन इतिहास में हम ज़्यादातर भारतीय शासन प्रणाली के बारे में देखते हैं, भारतीय शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं दोस्तों। उसमें पूरी तरीके से भारतीय शासकों का शासन व्यवस्था था, और वह उस वहाँ का जो समाज का था वो पूरे भारतीय शासन व्यवस्था के आधार पर ही चल रहा था। उसके बाद जब बात करें दोस्तों 712 ईस्वी की, तो 712 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले भारत में हुआ 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब मुस्लिमों का आक्रमण भारत में हुआ दोस्तों, तो भारत में मुस्लिम आक्रमण होने से भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होना शुरू हो गया और मुस्लिम शासकों का साम्राज्य स्थापित हो गया। और जब भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया दोस्तों, तो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने के बाद यहाँ पे मनसबदारी जैसे सिस्टम्स देखने को मिलने लगे और काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला। इस बदलाव के कारण ही इसे प्राचीन इतिहास में ना रख के मध्यकालीन इतिहास में रखा गया दोस्तों। और मध्यकालीन इतिहास में रखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था दोस्तों कि जब मुस्लिम आक्रमण हुआ और मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्थापित हो गया, तो इसका जो सामाजिक स्थिति, इसका जो राजनीतिक स्थिति, इसका जो आर्थिक स्थिति, वो पूरी तरीके से भारतीय शासन प्रणाली से अलग हो गया दोस्तों। और भारतीय शासन प्रणाली से अलग होने के कारण ही इसे मध्यकालीन इतिहास में रखा गया दोस्तों। और इसी मध्यकालीन इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को भी देखते हैं दोस्तों। जब बात करें दोस्तों 1600 ईस्वी की, तो 1600 ईस्वी में यूरोपीय लोग भारत में आना शुरू कर दिए। हालांकि यूरोपीय लोग भारत में 1498 में ही वास्को डी गामा पुर्तगाली प्रथम जो थे वो भारत आ चुके थे। लेकिन यहाँ बात करें दोस्तों 1600 ईस्वी, जब यूरोपीय कंपनियाँ उन्होंने अपना अस्तित्व भारत में जमाना शुरू कर दिया, तो उस समय की बात करें दोस्तों 1600 ईस्वी की, उस समय में भी समाज में काफ़ी बदलाव देखने को मिलने लगे जो मुस्लिम शासन व्यवस्था से पूरी तरीके से अलग था दोस्तों। और इसी वजह से इसे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। और इसी आधुनिक इतिहास में हमें समाज में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हमें संविधान जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, सिविल सर्विस देखने को मिलता है, विशेष प्रकार के टैक्स देखने को मिलते हैं, अस्थायी बंदोबस्त देखने को मिलता है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी जैसी चीज़ें देखने को मिलते हैं। और इसी आधुनिक इतिहास में ही हमें भारत एक राष्ट्र के रूप में देखने को मिलता है। और राष्ट्र के रूप में भारत नज़र आने से यहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए दोस्तों हमें इतिहास के दो टर्म को समझना बहुत ज़रूरी दोस्तों। इन दो टर्म को समझे बिना हम इतिहास की तिथियों को नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, हम हिस्ट्री के डेट्स को नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो बात करें दोस्तों तो इनमें से पहला जो टर्म है दोस्तों वो है दोस्तों BC, जिसे बिफोर क्राइस्ट
या फिर ईसा पूर्व भी कहते हैं दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों एडी, जिसे एनो डोमिनी या फिर ईसा या फिर ईस्वी कहते हैं दोस्तों। तो बात करें दोस्तों तो बीसी और एडी को समझने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है दोस्तों, और इस लाइन में जो शून्य है दोस्तों इसे ईसा मसीह का जन्म काल से डिनोट किया गया है दोस्तों, और शून्य के राइट साइड, जीरो के राइट साइड दोस्तों इसे ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय काल माना गया है दोस्तों, और जो लेफ्ट साइड है दोस्तों उसे ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय काल माना गया है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय काल को इतिहास में दोस्तों एडी या ईस्वी कहते हैं दोस्तों, या फिर ईसा कहा जाता है दोस्तों। और ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय काल है दोस्तों उसको इतिहास में दोस्तों बीसी या फिर ईसा पूर्व से डिनोट करते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों बीसी और एडी को समझने के लिए थोड़े और गहराई पे जाते हैं दोस्तों। तो बात करें दोस्तों तो आज हम कहाँ पे हैं दोस्तों, तो आज हम 2021 में हैं दोस्तों। तो 2021 हमें कहाँ मिलेगा दोस्तों, लेफ्ट की राइट, तो हमें ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल में मिलेगा दोस्तों। आगे कहीं जाके, इसके आगे कहीं जाके हमें मिलेगा दोस्तों 2021। अगर दोस्तों हमें तिथि समझना है दोस्तों तो 2021 को लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कि 2021, अगर हम आपसे पूछे दोस्तों कि आज से 240 बीसी की बात हो रही है, तो आज से 240 बीसी कितने वर्ष पहले की बात हो रही है दोस्तों, तो हमें इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्तों। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें दोस्तों यहाँ जीरो, यहाँ से हम यहाँ है दोस्तों 2021, तो हम कितने साल पहले की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करें दोस्तों 240 बीसी की। तो 240 बीसी है कहाँ दोस्तों इस फिगर में, 240 बीसी तो हमें कहाँ मिलेगी दोस्तों, बीसी तो ये एडी है दोस्तों। बीसी हमें ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का काल कौन है दोस्तों, ये लेफ्ट साइड इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। तो लेफ्ट साइड में हम देखेंगे 240 बीसी यहाँ है दोस्तों, तो ये मेरा 240 बीसी रहा दोस्तों। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि 240 बीसी के बारे में अगर हमको जानना है तो 2021 से 240 बीसी तक आने के लिए हमें कितने इयर्स का गैपिंग है दोस्तों, हमें कितने साल पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों तो 2021 दोस्तों, तो 2021 दोस्तों, 2021 की बात करें दोस्तों, 2021 दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया दोस्तों कि 2021 की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया दोस्तों 2021 को लेके। अब बात करें दोस्तों हमें यहाँ से और पीछे जाना है दोस्तों, क्योंकि हम बात करें 240 बीसी की, तो यहाँ से हम यहाँ और जाएंगे दोस्तों कितना, 240 और पीछे जा रहे हैं, यानी 2021 की तो बात हो ही रही थी दोस्तों, हमें और 240 बीसी ईयर की एक्स्ट्रा बात करनी है, यानी ऐड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 1 6 2 2, तो हम बात करें दोस्तों 2261 साल पहले की। अगर आपसे बात किया जाए दोस्तों कि 2021 में भी हम प्रेजेंट टाइम में हैं और हमसे पूछा जाए कि 240 बीसी आज से कितने साल पहले की बात हो रही है दोस्तों, तो आज से 2261 साल पहले की बात हो रही है दोस्तों। क्योंकि 2021 तो दोस्तों हम ईसा मसीह के जन्म के काल तक का बात करें दोस्तों, लेकिन हम कहाँ हैं दोस्तों 240 बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म से 240 साल पीछे की बात हुई दोस्तों। क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के काल यहाँ से स्टार्ट हुआ और 2021 यहाँ आ गए, लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पहले भी तो कुछ समय काल है दोस्तों, वही समय काल को हम बीसी से इंडिकेट करें दोस्तों। इसीलिए जब 240 बीसी की बात हुई दोस्तों, तो हमें ईसा मसीह के जन्म काल से भी 240 बीसी पीछे आना पड़ा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 240 बीसी की तो बात कर लिए दोस्तों, तो क्या 240 एडी की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हमें 240 एडी की बात करनी है, 240 एडी की बात करनी है, तो 240 एडी कितने साल पीछे की बात हो रही है, आज के समय से कितने साल पीछे की बात हो रही है, तो आज के समय से तो 240 एडी पहले है कहाँ दोस्तों, तो 240 एडी यहाँ है दोस्तों, ये रहा 240 एडी। और 2021 कहाँ है दोस्तों, तो 2021 यहाँ है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों कितने साल पीछे की, तो बस यहाँ से लेके हमें यहाँ तक जाना है दोस्तों। तब अब इसका कैलकुलेशन कैसे करें दोस्तों, तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, तो
हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को देखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ का जो समय काल है 0 से लेके 2021 का जो समय काल है वहाँ तक की बात करते हैं दोस्तों। तो कितना समय काल है दोस्तों? 2021 साल। यही है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने साल की बात हो रही है दोस्तों? 2021 साल। अगर हम बात करें दोस्तों 240 AD की, तो दोस्तों अगर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक को हटा दे दोस्तों, अगर पूरे में से 2021 साल पूरा है और यहाँ से हम 240 AD को हटा दें दोस्तों, तो इसके बीच का गैपिंग मिल जाएगा दोस्तों। तो इसके बीच का गैपिंग पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 240 को घटाना पड़ेगा। तो 240 यहाँ पे हम दोस्तों माइनस करेंगे दोस्तों, और हमें कितना आ जाएगा दोस्तों? ये दोस्तों आ गया दोस्तों, तो 1781 साल पहले की बात हो रही दोस्तों। कितना दोस्तों? 1781 साल पहले की बात हो रही। यानी 2021 से अगर हमें 240 AD पहुंचना है तो हमें 1781 साल को कवर करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमें इससे यही पता चलता है दोस्तों कि ईसा मसीह के जन्म के काल के बाद को AD कहते हैं दोस्तों, और ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को BC से डिनोट किया जाता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, जब हम कैलकुलेशन किए दोस्तों, तो इससे हमें यही समझ में आया दोस्तों कि जब BC की बात होती है दोस्तों, जब हम BC की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ हमने BC की बात की थी दोस्तों, 240 BC की हमने यहाँ बात की थी दोस्तों। तो BC में जो समय काल है दोस्तों, उसको हम ऐड करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों? ऐड करते हैं। इसमें हमने ऐड किया दोस्तों। और जो AD की जब हम बात करते हैं दोस्तों, AD की, तो इसमें जो समय काल है दोस्तों, जैसे यहाँ पे 240 AD की बात की दोस्तों, तो इसमें जो समय काल है दोस्तों, उसमें हम क्या करें? माइनस करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो समय काल है दोस्तों, वो क्या होती है? माइनस होती है दोस्तों। तो इस तरीके से हम BC और AD को समझ सकते हैं दोस्तों। और BC और AD को समझने में कन्फ्यूजन ना करें दोस्तों, क्योंकि अगर हम BC और AD को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हम इतिहास को समझने में हमें बहुत कठिनाई होगी दोस्तों। क्योंकि इतिहास की तिथियां जब समझ में नहीं आएंगी तो इतिहास को समझना बहुत ही कठिन हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए BC और AD को अच्छी तरीके से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि इतिहास को समझने में हमें काफ़ी आसानी हो दोस्तों। अब हम ये जानते हैं दोस्तों कि प्राचीन इतिहास में भारत का नामकरण किस तरीके से किया गया। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। भारतवर्ष को ही भारत का देश कहा गया, और यहाँ के निवासियों को पुराणों में कहा जाता है दोस्तों कि भरत नाम के एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, और वे जिस स्थान पर निवास करते थे उसी को भारतवर्ष कहा गया, जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। कुछ किताबों में ये भी कहा जाता है दोस्तों कि भरत नाम का कबीला हुआ करता था, और भरत नाम का कबीला जिस स्थान पर रहता था उसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है दोस्तों, जब यूनान के लोग भारत आए दोस्तों, तो उन्होंने भारत के आसपास के एरिया में एक नदी को देखा दोस्तों। तो इस नदी का नाम उन्होंने इंडस रखा, और इस नदी के आसपास के एरिया को यूनानी लोगों ने इंडिया कहा। इंडस रिवर की वजह से इस आसपास के एरिया को क्या कहा? इंडिया कहा। तो यूनानियों ने भारत का नाम क्या दिया? इंडिया दिया दोस्तों। तो सेकेंड क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों कि यूनानियों ने भारत का नाम क्या दिया, या फिर इंडिया नाम भारत का किसने रखा? ये दो तरीके से सवाल बन सकते हैं दोस्तों। तो अब बात करें दोस्तों कि यूनानी कौन थे। तो यूनानी जो आज वर्ल्ड मैप में जो ग्रीस वाला एरिया है दोस्तों, तो वो एरिया यूनानी लोगों का एरिया है दोस्तों। वहीं से यूनानी लोग भारत की ओर आए थे दोस्तों। अब बात करें दोस्तों मुस्लिम इतिहासकारों की, या फिर अरब मुस्लिम इतिहासकार। जब अरब मुस्लिम इतिहासकार भारत की ओर आए दोस्तों, तो उन्होंने इंडस रिवर को देखा, जिसे सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू पढ़ा। मुस्लिम इतिहासकारों ने सिंधु नदी को हिंदू पढ़ा, और हिंदू पढ़ने के कारण इस नदी के आसपास के एरिया को इन्होंने हिंदुस्तान कहा। और इस तरीके से मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को दोस्तों, भारत के नामकरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। और यहाँ से विशेषकर 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि महाकाव्य और पुराणों में भारत को क्या कहा गया, इंडिया नाम किसने रखा, हिंदुस्तान भारत का नाम किसने रखा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि हम
प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कैसे जानें, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए हम तो उस समय मौजूद थे नहीं, तो फिर उस समय की जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमारे पास 4 प्रकार के सोर्स मिलते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ। हालांकि धर्म ग्रंथ से हमें धार्मिक बातों की जानकारियाँ मिलती है, किंतु धर्म ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे हमें उस समय की धार्मिक स्थिति, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति और उस समय की सामाजिक स्थिति की जानकारियाँ मिलती हैं। तो हम धर्म ग्रंथ से भी काफ़ी हद तक हम प्राचीन इतिहास को समझ सकते हैं। धर्म ग्रंथ की बात करें तो कुछ धर्म ग्रंथ हैं जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, ये सभी वैदिक साहित्य के धर्म ग्रंथ हैं। जातक बौद्ध साहित्य के धर्म ग्रंथ हैं और आगम जैन साहित्य के धर्म ग्रंथ हैं। बात करें दोस्तों तो दूसरा सोर्स है ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स में बात करें दोस्तों जैसे है अर्थशास्त्र कौटिल्य और कल्हन का राज तरंगिणी। तो ये सारे किताबें भी हमें उस समय की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति की जानकारियाँ देती हैं। बात करें दोस्तों तीसरा है विदेशियों का विवरण, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स। तो बात करें दोस्तों कि हमारे भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री पढ़ने के लिए, घूमने के लिए बहुत तरीके से आए और उन्होंने कुछ बातें भारत के बारे में लिखी। कहा जाता है दोस्तों कि इनकी बातें ऑथेंटिक मानी जाती है, क्योंकि अगर कोई इंसान कहीं घूमने जाता है तो वह जो कुछ भी लिखता है उस बारे में, उस स्थान के बारे में, तो कहा जाता है कि उसकी लिखी हुई बातें काफ़ी हद तक सही होती हैं। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं घूमने और हम किसी भी जगह के बारे में लिखते हैं कि वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, तो हम तो चाहेंगे कि बहुत हद तक जो हमें अनुभव होगा वो सही चीज़ ही लिखेंगे, ना कि कोई गलत चीज़ लिखेंगे। तो इस तरीके से बात करें दोस्तों तो विदेशियों के विवरण को काफ़ी महत्व दिया गया है, क्योंकि इनकी बातें काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती हैं। जैसे कि बात करें तो यूनानी विदेश यात्री मेगास्थनीज जो यूनानी यात्री थे, वेनसांग जो चीनी यात्री थे, अल-बरूनी जो अरबी यात्री थे और तारानाथ जो तिब्बती यात्री थे, ये सभी भारत आए अपने यात्रा पे और उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ समझा और काफ़ी कुछ लिखा और उनसे हमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ उस टाइम की मिलती है। अब बात करें दोस्तों आगे तो चौथे नंबर पे आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की बात करें दोस्तों तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पुराने समय की चीज़ें मिली हैं और उनसे हमें यह अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम ऐसी ऐसी चीज़ें हुई होंगी, वैसी वैसी चीज़ें हुई होंगी। जैसे कि हमें क्या क्या मिला है दोस्तों, तो हमें अभिलेख मिले हैं, जैसे कुछ लिखे हुए पत्थरों पे कुछ लेख मिले हैं। उस लेख को समझ के हमें पता चलता है कि उस टाइम ऐसी घटनाएं घटी होंगी। हमें स्तंभ लेख मिले हैं, कुछ फिलर हैं, उसमें कुछ बातें लिखी हुई है। उन बातों से हमें समझ में आता है कि उस टाइम ऐसी ऐसी घटनाएं हुई होंगी और उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि हाँ प्राचीन समय में ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, वहाँ की सामाजिक स्थिति ऐसी थी, वहाँ की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी और वहाँ की आर्थिक स्थिति ऐसी थी। कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ औजारें मिले हैं और बहुत तरह के टूल्स मिले हैं जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में मदद मिलती है, जानकारी प्राप्त करने में हमें मदद मिलती है और उसका अध्ययन करने में हमारी सहायता होती है। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे दोस्तों कि धर्म ग्रंथ क्या है, हमें धर्म ग्रंथ से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है और कितने तरह के धर्म ग्रंथ होते हैं और धर्म ग्रंथ से एग्जाम में किस तरीके के सवाल बनते हैं दोस्तों।